हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि हमने कक्षा 7 गणित विषय की क्लासेस शुरू की थी, उस कड़ी में हमने आपकी प्रश्नावली 1.1 और 1.2 उसका बहुत अच्छे से बेसिक पढ़ लिया है और प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को भी मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उसी कड़ी में आज हम आपकी प्रश्नावली 1.3 को बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले, जैसा कि हमारा नियम है, पहले बेसिक फिर प्रश्न, ताकि जब आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो प्रश्न आप बिल्कुल हंसते हंसते कर लेंगे। तो चलिए पहले हम बेसिक को सीखते हैं और उसके बाद हम आपके प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की। तो यहाँ पर जो आपकी प्रश्नावली 1.3 है वो संबंधित है पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित, यानी पूर्णांकों का भाग देना। ठीक है, पूर्णांकों का भाग देना, इससे संबंधित है आपकी प्रश्नावली 1.3। तो हमने पिछली क्लास में जब प्रश्नावली 1.2 को हल किया था तो हमने गुणा के दो नियम पढ़े थे। तो पूर्णांकों के गुणन का पहला नियम क्या था? पहला नियम था कि यदि एक संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या माइनस में हो तो उत्तर बच्चों किस में आएगा? माइनस में आएगा। और दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि गुणा करते समय यदि दोनों संख्या किस में हो? माइनस में हो, तो उत्तर किस में आएगा? तो उत्तर प्लस में आएगा। वही बात बच्चों यहां पर भी लागू होती है कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक है और उसमें भाग दे रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक का, एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो उत्तर किस में आएगा? तो उत्तर आएगा माइनस में। जब एक संख्या प्लस की है, देखो प्लस का ए बट्टा, बट्टा का मतलब क्या होता है? बट्टा का मतलब ही होता है बच्चों भाग। क्या होता है? भाग। भाग किसका दे रहे हैं? माइनस वाली संख्या का। तो जब एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो तो बच्चों उत्तर किस में आएगा? उत्तर आएगा आपका माइनस में। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्या, और भाग दे रहे हम ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्या का, तो बच्चों उत्तर किस में आएगा? उत्तर आएगा आपका ऋणात्मक में, यानी कि माइनस में उत्तर आएगा। देखो पहला उदाहरण, यहाँ पर -10/5। देखो एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो उत्तर कितना आएगा? उत्तर आएगा -2। इसी तरह दूसरे सवाल में एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो उत्तर किस में आएगा? उत्तर आएगा माइनस में। तो आपको बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि भाग करते समय यदि एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है और उनके बीच में अगर हम भाग दे रहे हैं तो उत्तर किस में आएगा? उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। दूसरा नियम आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों संख्या कैसी हो? जब दोनों संख्या माइनस में हो। ठीक है, दोनों संख्या किसमें हो? माइनस में हो, और उनके बीच जब भाग होता है तो उत्तर किसमें आता है? तो उत्तर प्लस में आता है। क्या समझ में आया कि जब दोनों संख्या माइनस में हो तो उसका जो भागफल आएगा, ये क्या है? भागफल। ये भागफल किसमें आएगा? ये भागफल हमेशा आएगा प्लस में, धनात्मक आएगा। यहां पर उदाहरण देखो, -10 भाग दे रहे हैं -5 का। देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उत्तर किस में आएगा? प्लस में। 5 का भाग 10 में गया तो 2 आ गया। इसी तरह -20 में भाग देना है -4 का, तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यहां पर बच्चों हमने क्या देखा? हमने पूर्णांकों के भाग के नियम देखे। पहला नियम क्या देखा कि यदि एक संख्या प्लस में है और दूसरी माइनस में है तो उत्तर हमेशा किस में आएगा? उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। और यदि दोनों संख्या माइनस में है तो उत्तर किस में आएगा? तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। बस ये दो छोटी सी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांकों के भाग के नियम। पूर्णांकों के भाग के नियम। पहला नियम है क्रम विनिमय गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? क्रम विनिमय गुणधर्म। तो पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होती है, यानी कि a भाग b ये बराबर नहीं होगा b भाग a के। आ रहा है समझ में? पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होती है, यानी भाग देते समय यदि हम संख्याओं का क्रम बदल दे तो आपका भागफल क्या हो जाएगा? आपका भागफल बदल जाएगा। देखो जैसे जैसे मैंने कहा यहां पर उदाहरण के तौर पर 10 भाग 2 तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा। लेकिन यदि मैं 2 भाग 10 कर दूं तो कितना आएगा? तो यह आएगा 1/5, या कह लो 0.2। तो देखो दोनों अलग अलग है, यानी संख्याओं का क्रम बदल देने से भागफल समान नहीं रहता है। इसका मतलब पूर्णांक संख्या भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। मैंने फिर से यहां पर समझाया है।
देखो 10 में 2 का भाग दिया तो 5, फिर हमने क्रम को बदल दिया, 2 को ऊपर भेज दिया, 10 को नीचे ला दिया, तो भागफल क्या हो गया? भागफल बदल दिया। भागफल क्या हो गया? बदल गया। इसका मतलब संख्याओं का क्रम बदल देने से भागफल क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण, यहां पर देखो मैंने 8 में भाग दिया है -4 का, 8 भाग -4, तो कितना आ जाएगा? -2। फिर मैंने क्रम बदल दिया, -4 को आगे ला दिया और 8 को पीछे भेज दिया, तो अब उत्तर कितना आएगा? अब उत्तर आएगा -1/2। तो देखो दोनों भाग क्या बराबर है? दोनों भाग बराबर नहीं है। इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होती। आगे देखो, अगला गुण है शून्य से भाग, यानी पूर्णांक संख्या में 0 का भाग देने पर क्या होता है। तो किसी भी पूर्णांक संख्या को यदि हम 0 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अनंत प्राप्त होगा, जो कि गणित के अंदर परिभाषित नहीं है। जब भी हम किसी भी पूर्णांक संख्या में 0 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें अनंत प्राप्त होगा, जो कि गणित के अंदर परिभाषित नहीं है। और यदि हम 0 में किसी पूर्णांक संख्या का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें 0 प्राप्त होगा। देखो यहां पर, जब किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो अनंत प्राप्त होगा, जो कि गणित के अंदर परिभाषित नहीं है। लेकिन जब 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। देखो यहां पर उदाहरण, जैसे 10 में 0 का भाग दिया, संख्या ऊपर है नीचे 0 है, 10 में 0 का भाग दिया तो कितना आएगा? अनंत आएगा, परिभाषित नहीं आएगा। और 0 में अगर 10 का भाग दे दिया तो कितना आएगा? तो आपका 0 आएगा। 0 में 10 का भाग दे दिया तो कितना आएगा? तो आपका 0 आएगा। इसी तरह -20 में 0 का भाग दिया, किसी संख्या में 0 का भाग दिया तो कितना आएगा? अनंत आएगा। और यदि 0 में किसी संख्या का भाग दे दिया तो कितना आएगा? तो 0 आएगा। मतलब यदि 0 ऊपर है तब तो भागफल कितना आएगा? 0। और यदि 0 भागफल में नीचे है, सॉरी भाग में नीचे है, तो कितना आएगा? अनंत आएगा। तो जब हम 0 का भाग किसी में देते हैं तब तो अनंत आता है, और जब हम 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है? तो आपका 0 आता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। मैं और उदाहरण के जरिए समझा देता हूं। जैसे मैंने 15 में 0 का भाग दिया, तो यहां पर देखो 0 नीचे है, कितना आएगा? अनंत आएगा। मैंने 0 में 15 का भाग दिया तो कितना आएगा? 0 आएगा। मैंने 25 में 0 का भाग दिया, कितना आएगा? अनंत आएगा। मैंने -25 में किसका भाग दिया? 0 में -25 का भाग दिया तो कितना आएगा? 0 आएगा। यदि 0 ऊपर है तब तो उत्तर 0 आएगा, और यदि 0 नीचे भाग में है तो उत्तर कितना आएगा? तो आपका उत्तर अनंत आएगा। यह आपको अच्छे से याद रखना है। आगे, 1 से भाग। किससे? 1 से भाग। तो किसी भी पूर्णांक संख्या में बच्चों यदि हम 1 से भाग देंगे तो आपका भागफल वही पूर्णांक संख्या आएगी, यानी उसके भागफल में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। जैसे कोई संख्या a है, a में यदि मैं 1 का भाग दे दूंगा तो वह संख्या a की a आ जाएगी, क्योंकि 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा हमने गुणनफल में पढ़ा था कि किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर उसके गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह किसी संख्या में 1 का भाग देने पर भी उसके भागफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे -10 में 1 का भाग दिया तो उत्तर कितना आएगा? -10। 12 में 1 का भाग दिया तो उत्तर कितना आएगा? उत्तर आएगा 12। तो 1 से भाग देने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वह की वह संख्या ही आती है। आगे, साहचर्य गुण। तो जो पूर्णांक संख्या होती है वो भाग के लिए साहचर्य गुण धर्म का पालन नहीं करती है। पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए साहचर्य गुण धर्म का पालन नहीं करती है। मतलब विभाजन की क्रिया के दौरान, भाग देने की प्रक्रिया के दौरान यदि हम पूर्णांक संख्याओं का क्या कर दे? साथ बदल दे। साहचर्य का मतलब ही क्या होता है? साथ। तो भाग देते समय यदि हम संख्याओं का साथ बदल दे तो भागफल भी क्या हो जाता है? भागफल भी बदल जाता है। इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए साहचर्य गुण धर्म का पालन नहीं करती है। देखो यहां पर उदाहरण, जैसे हमने यहां पर a भाग b, a और b को साथ में रखा है और c को अलग रखा है। लेकिन दूसरे भाग में हमने क्या किया है? a को अलग रखा है और b और c को साथ में रखा है। इसका मतलब पहले देखो -16 के अंदर हम 4 का भाग दे रहे थे, अब 4 के अंदर किसका भाग दे रहे हैं? -2 का, यानी हमने संख्याओं का साथ बदल दिया। तो संख्याओं का जैसे हम साथ बदल देते हैं तो उसका उत्तर यानी भागफल भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। दोनों भागफल समान नहीं होंगे। तो यहां पर देखो -16 भाग 4,
फिर भाग -2 का, तो इस भाग का हल कितना आया, 2 आया, और दूसरे भाग का हल कितना आया, 8 आया। तो देखो दोनों भाग बराबर नहीं है, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमें यही पता चला कि भाग देते समय यदि हम संख्याओं का साथ बदल दे तो भागफल भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए साचर्य गुण धर्म का पालन नहीं करती है। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर बी और सी साथ में थे, यहाँ पर ए और बी साथ में है, तो हमने संख्याओं का साथ बदल दिया, तो इससे भागफल भी क्या हो जाएगा, भागफल भी बदल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम प्रश्नवाली की तरफ, ताकि प्रश्नों को हम बहुत आसानी से हल कर पाए। प्रश्नवाली 1.3, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अभी हमने दो नियम पढ़े कि यदि एक संख्या प्लस में है और उसमें भाग दे रहे हैं माइनस वाली संख्या का, तो उत्तर किस में आएगा बच्चों, माइनस में। और यदि दोनों संख्या माइनस में है, यदि दोनों संख्या माइनस में है, तो बच्चों उत्तर किस में आएगा, तो बच्चों उत्तर आएगा प्लस में। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। देखो पहला प्रश्न, सॉल्यूशन ए का। पहले प्रश्न में देखो -30 भाग किसका देना है, भाग देना है -10 का, सॉरी प्लस के 10 का। तो देखो एक संख्या माइनस में है, एक प्लस में है, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। बच्चों 30 में 10 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, तो उत्तर कितना आ गया, उत्तर आ गया -3। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैं यहां लिख रहा हूं, या -30 भाग देना है 10 का। तो देखो एक माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, उत्तर किस में आएगा, माइनस में। देखो 0 से 0 कट गया, और 3 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, -3 आ गया। यही आपका हल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बी क्या है, 50 भाग -5। देखो बच्चों 50 के आगे कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस में है, तो एक संख्या प्लस में है, एक माइनस में है, उत्तर किस में आएगा, माइनस में। और बच्चों 5 के पहाड़े में 50 कितनी बार आते हैं, 10 बार, इसका मतलब उत्तर कितना आएगा, -10 आएगा। आगे सी क्या दिया हुआ है, -36 भाग -9। देखो इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, दोनों संख्या माइनस में है, यानी उत्तर किस में आएगा, प्लस में। 36 में भाग देना है 9 को, तो 9 चौक 36, यानी उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा 4। कितना आएगा, उत्तर आएगा आपका 4। अगला डी देखो -49 और भाग देना है 49 का। एक संख्या प्लस में है, एक माइनस में है, उत्तर किस में आएगा, माइनस में। 49 का भाग 49 में कितनी बार जाएगा बच्चों, एक बार, तो उत्तर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आगे देखो ई, यहां पर ई वाला प्रश्न, 13 भाग -2 + 1। तो देखो 13 भाग क्या है, -2 + 1। तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, तो 13 भाग -2 + 1। तो बच्चों 13 भाग, देखो 1 - 2 तो कितना आएगा, -1। देखो एक संख्या प्लस में, एक माइनस में, उत्तर किस में आएगा, माइनस में। और 13 के अंदर 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार, तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आ जाएगा आपका -13। कितना आ जाएगा, -13 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आपका ई तक हो गया। अब बात करते हैं एफ से। तो देखो एफ बराबर क्या है, 0 भाग -12। और बच्चों में पता है कि जब 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो उत्तर कितना आता है, उत्तर आपका 0 ही आता है। 0 के अंदर जब किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो उत्तर कितना आता है, उत्तर बच्चों हमेशा 0 का 0 ही आता है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या एफ। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका जी, प्रश्न संख्या जी। लिखा हुआ है -31 भाग ब्रैकेट -30 प्लस -1। तो यहां पर देखें -31 भाग, ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, तो ब्रैकेट -30 प्लस -1, ये हो गया आपके ब्रैकेट के अंदर वाला भाग हल। अब देखो यहां पर आगे -31 भाग -30 और -1, -31, और -31 में -31 का भाग जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा
और 31 का 31 में भाग कितनी बार जाएगा? केवल और केवल एक बार जाएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या एच की। लिखा हुआ है यहां पर ब्रैकेट माइनस का 36 भाग 12 भाग 3, है ना। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। तो 12 का भाग 36 में देना है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 12 तिया 36 माइनस का 3 भाग 3, और माइनस 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? माइनस एक बार, क्योंकि एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है। उत्तर आएगा माइनस में, और 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। आगे बच्चों प्रश्न संख्या आई। दिया हुआ है ब्रैकेट माइनस का 6 प्लस का 5 ब्रैकेट बंद भाग ब्रैकेट माइनस का 2 प्लस का 1। तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो देखो माइनस 6 प्लस का 5 माइनस 6 प्लस का 5, फिर है भाग, क्या है? भाग का निशान है, तो फिर है भाग का निशान। यहां पर माइनस का 2 प्लस का 1। देखो माइनस 6 में से 5 कम हुआ, माइनस का 1 भाग माइनस 2 में से 1 कम हुआ, माइनस का 1, और माइनस 1 में माइनस 1 का जो भाग है वो कितनी बार जाएगा बच्चों? वो केवल और केवल एक बार जाएगा। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 1 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। यही आपका हल हो जाएगा। ये था आपका प्रश्न संख्या 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। दिया हुआ है कि ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है, ए भाग बी प्लस ए भाग सी को सत्यापित कीजिए। यानी जहां पर ए है वहां पर आपको पहले प्रश्न में 12 रखना है, बी की जगह -4 रखना है, और सी की जगह कितना रखना है? सी की जगह 2 रखना है। ठीक, देखो तो यहां पर सॉल्यूशन ए का सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। इस समीकरण के अंदर या लिखेंगे दिया है हमें या क्या दिया हुआ है? ए भाग बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए भाग बी प्लस आपका ए भाग सी, ये दिया हुआ है। अब हम करेंगे जांच। क्या करेंगे? जांच। तो यहां पर आप चाहे तो एक बार ये मान लिख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहां ए बराबर 12, बी बराबर -4 और सी बराबर 2 है, या दिया है, ये दिया हुआ है। अब करेंगे जांच। सबसे पहले कौन से पक्ष की करेंगे? बाह्य पक्ष की। बाह्य पक्ष, देखो बाह्य पक्ष क्या है? बाह्य पक्ष है आपका ए भाग बी प्लस सी। तो देखो यहां पर ए की जगह कितना रखना है? 12 भाग बी की जगह कितना रखना है? बी की जगह आपको रखना है -4, और सी की जगह कितना रखना है? 2। ठीक, अब यहां से आगे देखो 12 भाग -4 प्लस का 2, तो 4 में से 2 गया तो 2, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 2। कितना आ जाएगा? 12 में -2 का भाग गया तो एक संख्या प्लस की है एक माइनस की, उत्तर माइनस में आएगा, और 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, तो बाह्य पक्ष का मान कितना आ गया? -6। अब दाया पक्ष, अब दाया पक्ष, दाया पक्ष क्या है? देखो ए भाग बी प्लस ए भाग सी। अब देखो ए का मान कितना है? 12 भाग बी का मान कितना है? -4। फिर इसको जोड़ना है ए भाग सी के साथ। ए कितना है? ए है आपका 12 भाग सी कितना है? सी है 2। तो यहां पर देखो 12 में -4 का भाग जाएगा -3 प्लस 12 में 2 का भाग जाएगा 6। बच्चों 6 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या दोनों भाग बराबर है? तो हम कहेंगे बच्चों दोनों भाग बराबर नहीं है। लिखेंगे कि अतः बाह्य पक्ष
बराबर नहीं है दाएं पक्ष के। ठीक, इसलिए ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए भाग सी के। इति सिद्धम, यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करके बताना था कि दोनों भाग बराबर नहीं है। ठीक, आगे मैं एक और पेज ऐड कर लेता हूं जिसमें हम आपके प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूं पहले भाग को, ये हमने पीछे लिखा हुआ है, यहां से जो भी अभी हमने जांच की थी उसको हम मिटा देते हैं। इसको हमने यहां से ये हटा दिया। ठीक है, पहला प्रश्न ऊपर ये हल किया हुआ है, इधर ये दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे। तो यहां पर हम कल हल करेंगे आपके भाग 2 को। तो यहां पर देखो ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान है -10। यहां पर लिखेंगे ए बराबर -10, बी बराबर 1 और सी बराबर 1, सी बराबर 1। अब यहां पर लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। सबसे पहले कौन सा पक्ष, बाया पक्ष। देखो बाया पक्ष ए भाग बी प्लस सी, ए भाग बी प्लस सी। तो ए का मान कितना है, ए का मान है -10 भाग बी का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 1। -10 भाग 2 कितना आ जाएगा, -5। फिर आपका दाया पक्ष, दाया पक्ष है ए भाग बी प्लस ए भाग सी। ए कितना है -10 भाग बी का मान कितना है 1 प्लस ए का मान कितना है -10 भाग सी का मान कितना है 1। देखो -10 में भाग 1 का गया तो -10 प्लस -10 में 1 का भाग गया तो -10, -10 -10, उत्तर कितना आ गया, -20 आ गया। कितना आ गया, उत्तर आ गया आपका -20। कितना आ गया, उत्तर आ गया आपका -20। अब यहां पर हम कहेंगे कि चूंकि यहां पर आपका ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए भाग सी के, इति सिद्धम, यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करके बताना था कि दोनों भाग बराबर नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न संख्या 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखें। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो पहला प्रश्न, 369 में बच्चों हम किसका भाग दे कि 369 आ जाए। तो किसका भाग देना पड़ेगा, तो हमें 1 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 का भाग देने पर भागफल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आती है जिसमें हमने भाग दिया था। फिर बी, -75 में किसका भाग दे कि कितना आ जाए, -1 आ जाए। तो बच्चों -75 में जब हम 75 का भाग देंगे तो 75 का 75 में भाग 1 बार जाएगा और आगे माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। आगे सी, -206 में किसका भाग दे कि 1 आ जाए। तो किसका भाग देना पड़ेगा, -206 का, माइनस से माइनस कट जाएगा और 206 में 206 का भाग 1 बार जाएगा। फिर आगे डी, -87 में किसका भाग दे कि 87 आ जाए। किसका भाग देना पड़ेगा, -1 का, माइनस से माइनस कट जाएगा, 87 में 1 का भाग 87 बार। अगला ई, खाली जगह यहां पर मैं किसका भाग दे कि -87 आ जाए। तो देखो ये एक कौन सी संख्या है, प्लस की, तो ये वाली संख्या किसकी होगी, माइनस की। तो -87 में 1 का भाग देने पर उत्तर -87 आएगा। फिर एफ, देखो 48 का भाग किसमें दे कि माइनस का 1 आ जाए। तो पहली बात तो इधर माइनस होगा और 48 का भाग 48 में देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। फिर 20 में किसका भाग दे कि माइनस का 2 आ जाए। तो पहली बात तो इसमें माइनस होगा और कितना होगा, 10, 10 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पर देखो उत्तर में क्या है, -3, तो यहाँ तो आगे माइनस होगा। फिर 4 का भाग किसमें दे कि 3 आ जाए तो कितना होगा, 12 होगा। तो -12 में 4 का भाग -3 बार जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप हल लिख सकते हैं कि पहली खाली जगह में 1 आएगा,
दूसरी खाली जगह में 75 आएगा, तीसरी खाली जगह में माइनस का 206 आएगा, चौथी खाली जगह में माइनस का 1 आएगा, पांचवी में माइनस का 87 आएगा, छठी में आपका माइनस का 48 आएगा, सातवीं में आपका माइनस का 10 आएगा और आठवीं में आपका माइनस का 12 आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रश्न संख्या 4। क्या दिया हुआ है? 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए भाग बी -3 हो। यानी हमें 5 ऐसे जोड़े लिखने हैं जिसमें ए में बी का भाग देने पर भागफल यानी उत्तर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो देखें सॉल्यूशन, यहां पर लिखेंगे 5 पूर्णांक युग्म, 5 पूर्णांक युग्म ए कोमा बी, जहां ए भाग बी उत्तर कितना आना चाहिए? -3। ठीक है, इस प्रकार कौन कौन सी होगी वो देखो। तो पहला होगा माइनस का 9 और 3। देखो बच्चों, -9 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। दूसरा उदाहरण मैं सीखता हूं, 9 भाग माइनस का 3, उत्तर कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। फिर माइनस का 12 भाग 4, उत्तर कितना आएगा? माइनस का 3। फिर 12 भाग माइनस का 4, उत्तर कितना आएगा? माइनस का 3। फिर 15 भाग माइनस का 5, उत्तर कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। चाहे तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके भी बता देता हूं, वैसे ये आपको हल में नहीं लिखना है। जैसे देखो, -9 भाग 3, एक माइनस में एक प्लस में, उत्तर किस में आएगा? माइनस में। 3 तिया 9। फिर 9 भाग -3, एक प्लस में एक माइनस में, उत्तर किस में आएगा? माइनस में। 3 का भाग 9 में 3 बार। -12 भाग 4, 4 का भाग 12 में 3 बार, आगे माइनस है तो -3। फिर 12 भाग माइनस का 4, एक प्लस में एक माइनस में, उत्तर माइनस में 3 बार। 15 भाग -5, एक प्लस में एक माइनस में, उत्तर आएगा माइनस में। 5 का भाग 15 में 3 बार। देखो ये सब ऐसे जोड़े हैं जिनमें हम भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 हो गया। आगे प्रश्न संख्या 5। क्या दिया हुआ है कि दोपहर 12 बजे, क्या दिया हुआ है? दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। ठीक है, आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। 12 बजे कितना था? 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, फिर प्रत्येक घंटे 2-2 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा और आधी रात को तापमान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखें हल कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले तापमान में अंतर दोपहर 12 बजे कितना है वो हमें बताना है। देखो तापमान में अंतर हम क्या लिखेंगे? तापमान में अंतर दोपहर को कितना है? 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। जैसे यहां पर मैं देखो समझाऊं आपको, जैसे ये लाइन है, यहां पर समझ लीजिए दोपहर में 0 है। ठीक है, सॉरी, दोपहर 12 बजे 0 से कितना था? 10 डिग्री ऊपर था, यानी यहां पर है प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस। ये कब है? दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे। तो तापमान में अंतर की बात करूं तो दोपहर में कितना था? प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस। तथा आधी रात को कितना था? तो देखो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे मतलब माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस। देखो दोपहर का 12 बजे इतना है, रात को 12 बजे यह हमें बताना है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। तो यहां पर हमें माइनस का 8 डिग्री। अब देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो ये 10 तो ये हो गया और 8 ये हो गया, कुल मिला के कितना अंतर हो गया? 18 डिग्री सेल्सियस। तो अंतर कैसे निकालेंगे? ये प्लस का 10 है, ये 10 माइनस अंतर यानी माइनस करना पड़ेगा। कितना कम करना है? माइनस का 8 कम करना है। कितना कम करना है? -8। तो
10 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 18 डिग्री सेल्सियस। सीधी सी बात है, यहां से आप गिनेंगे तो 10 तो ये हो गया और 8 ये हो गया, कुल अंतर कितना हो गया? कुल अंतर हो गया यहां से 18 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 18 डिग्री सेल्सियस आपका कुल अंतर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब 1 घंटे में तापमान कितना कम हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। आगे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 1 घंटे में तापमान में गिरावट, तापमान में गिरावट कितनी? 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस। आगे लिखेंगे अतः, अतः तापमान 0 से, 0 से पहले कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी भाई इस 10 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस आने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। अब टाइम निकालेंगे तो 0 से 10 डिग्री ऊपर से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, नीचे जाने में, जाने में लगने वाला समय, इसमें घंटों में, तो अंतर कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में कितना कम हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो कुल कितने घंटे लगेंगे? 9 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? 9 घंटे लगेंगे। अब दोपहर के 12 बजे से 9 घंटे जोड़ लो, तो दोपहर के 12 बजे से 9 घंटे जोड़ेंगे, इसका मतलब कितना हुआ? इसका मतलब हुआ रात के 8 बजे। तो लिखेंगे अतः, अतः 0 से, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान, नीचे तापमान रात्रि 9 बजे को होगा। ठीक है, ये जो -8 डिग्री तापमान था, ये कब होगा? ये रात के 9 बजे होगा, रात के 9 बजे। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आधी रात को तापमान क्या था, ये हमें बताना है। आधी रात को तापमान क्या था? तो आधी रात को तापमान क्या था, ये हमें बताना है। तो देखो, आधी रात का तापमान हम निकालेंगे। आधी रात का तापमान, आधी रात का तापमान, आप चाहे तो यहां पर इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखो, 9 बजे कितना है? -8। 10 बजे कितना होगा? -10। 11 बजे कितना होगा? -12। और 12 बजे कितना होगा? -14। तो ऐसे भी कर सकते हैं। आधी रात का तापमान बराबर हम कहेंगे दोपहर 12 बजे का तापमान, उसमें से कितना कम करना है? 2 गुणा 12। कितना कम करना है? 2 गुणा 12, क्योंकि दोपहर के 12 से रात के 12 तक कितने होंगे? 12 घंटे। और 1 घंटे में कितना कम हो रहा है? 2 डिग्री। तो 12 घंटों में कितना कम होगा? 24 डिग्री। तो यहाँ पर दोपहर 12 बजे कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस। तो रात के 12 बजे कितना होगा? -14 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? -14 डिग्री सेल्सियस होगा। यही आपका अभीष्ट हल होगा। आगे बात करते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 6 की। क्या दिया हुआ है कि एक कक्षा टेस्ट में सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। देखो, अगर प्रश्न सही है, सही है तो कितने नंबर मिलेंगे? +3। यदि प्रश्न गलत है तो कितने नंबर मिलेंगे? -2। किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता, और यदि आपने कोई प्रश्न हल नहीं किया है तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा। देखो, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। कितने नंबर प्राप्त लाए हैं उसने? 20 नंबर। ठीक है, यदि उसने 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? उसके कितने प्रश्न सही है? 12। तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, यह आपको बताना है।
तो यहां पर पहले मैं देखो साइड में अच्छे से समझा देता हूं। इसने 12 प्रश्न सही किए हैं, तो सही के कितने नंबर है? 3। 12 गुणा 3 यानी कि 36। अब 36 में से आए कितने हैं? 20 आए हैं। कितने आए हैं? 20। यानी कितने कम हुए? कितने कम हुए? तो यहां से आप कहेंगे कि 16 कम हुए, 16 नंबर कम हुए। तो एक गलत के 2 कटते हैं, यानी 16 कटे हैं, तो 16 में 2 का भाग देंगे तो यानी 8 उसने क्या किए हैं? उसने बच्चों 8 प्रश्न गलत किए हैं। इसी बात को यहां पर हम लिखेंगे। देखें सॉल्यूशन पहले का लिखेंगे। राधिका राधिका के 12 सही प्रश्नों के कुल अंक, राधिका ने यदि 12 प्रश्न सही किए हैं तो 12 प्रश्नों के कुल सही अंक कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 12 यानी कि 36 अंक। कितने होंगे? 36 अंक। लेकिन राधिका ने कितने प्राप्त किए हैं? लेकिन राधिका ने प्राप्त किए बराबर 20 अंक। ठीक है। अब कटे हुए अंक या आगे लिखेंगे, अतः अंक कटे, अंक कटे यानी गलत प्रश्नों के लिए, गलत प्रश्नों के लिए अंक कितने कटे? तो नंबर कितने आने चाहिए थे? 36 आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने? 20। यानी 16 नंबर क्या हुए हैं? 16 नंबर कटे हैं, है ना? क्या हुआ है? आपके 16 नंबर कटे हैं। भाई कुल नंबर कितने आने चाहिए थे? 36 आने चाहिए थे, लेकिन अब उसके पास नंबर कितने आए हैं? 20। यानी कि अंक कितने कटे हैं? 36 में से यदि मैं 20 को कम कर दूं यानी 16 नंबर कटे हैं। कितने नंबर कटे हैं? 16 नंबर कटे हैं। या आप अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई 20 माइनस 36, अभी उसके पास 20 नंबर आए हैं, लेकिन आने कितने चाहिए थे? आने चाहिए थे 36। यानी कितने नंबर कम पड़ रहे हैं? माइनस के 16 कम पड़ रहे हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, उससे भी कोई गलत नहीं होगा। तो अंक कटे हैं 36 माइनस 20 यानी कि 16 नंबर उसके कटे हैं। तो यहां पर आप इस तरह न लिख के ऐसे लिख लें कि भाई उसके नंबर कितने, अभी कितने हैं? 20 हैं, लेकिन आने कितने चाहिए थे? 36 आने चाहिए थे। यानी कितने कम आए हैं? 16 अंक उसके कम आए हैं। कितने अंक कम आए हैं? 16 अंक। अब मैं पता है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एक गलत, एक गलत प्रश्न के उत्तर के लिए अंक, एक गलत प्रश्न के उत्तर के लिए अंक कितने कट रहे हैं? माइनस के 2। अतः हम कहेंगे गलत प्रश्नों की संख्या, अतः गलत, अतः गलत प्रश्नों की संख्या। तो नंबर कितने कटे हैं? माइनस का 16। और एक प्रश्न के अंक कितने कम हो रहे हैं? माइनस के 2। यानी कुल मिला के 8 प्रश्न क्या हुए हैं? उसके 8 प्रश्न गलत हुए हैं। यही आपका सही जवाब है। ठीक, इसी प्रश्न को मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं आपको दूसरे पेज पे दूसरे भाग का उत्तर समझा सकूं। देखो, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। पहले प्रश्न को हमने हल करा दिया है, इसको हम यहां से मिटा देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाग की। दूसरा देखो क्या है। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। कितने अंक प्राप्त कर रही है? वो माइनस के 5 अंक प्राप्त कर रही है। ठीक है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। कितने उत्तर उसके सही हैं? 7 उत्तर उसके सही है। तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? तो देखें, मोहिनी के मोहिनी के 7 सही प्रश्नों, 7 सही प्रश्नों के कुल अंक कितने होंगे? 3 गुणा 7 यानी कि 21 नंबर। कितने अंक? 21 अंक। अब मोहिनी ने प्राप्त कितने अंक किए हैं? मोहिनी ने प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए हैं? माइनस के 5 अंक। ठीक है, अब मोहिनी के
गलत प्रश्नों के अंक कटे। गलत प्रश्नों के अंक कटे। कितने कटे हैं? देखो -5 अभी है और -21 है। ठीक है, उन्हें कितने चाहिए थे? 21 होने चाहिए थे। तो इसके बीच का अंतर कितना आ गया? अंतर आ गया -26। भाई उन्हें कितने चाहिए थे? 21 होने चाहिए थे, लेकिन है कितने? -5। दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? -26। अब लिखेंगे एक गलत प्रश्न के अंक, एक गलत प्रश्न के उत्तर के अंक कितने हैं? -2। अतः मोहिनी के गलत प्रश्नों की संख्या, मोहिनी के गलत प्रश्नों की संख्या कितने नंबर? -26 और एक प्रश्न के कितने? -2, यानी कि 13 प्रश्न उसके क्या हुए हैं? 13 प्रश्न उसके गलत हुए हैं। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 6। आगे प्रश्न संख्या 7। एक उत्तापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखो प्रश्न ऐसा है कुछ, जैसे ये कुआं है, यहां पर वो 10 मीटर ऊपर से क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है। ये भूमि है, ये क्या है? भूमि। भूमि से 10 मीटर दर से नीचे जाना शुरू हो रहा है और कहां तक पहुंचना है उसको? यहां तक पहुंचना है। कहां तक? -350 मीटर तक पहुंचना है। और आपका एक मिनट में कितना नीचे जा रहा है? 6 मीटर। तो -350 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? यहाँ 0 से 10 ये और 350 ये, कुल अंतर कितना हो गया? 360 मीटर। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन कि दोनों बिंदुओं की स्थिति में ऊंचाइयों का अंतर, दोनों बिंदुओं की स्थिति में ऊंचाइयों का अंतर। तो यहां पर देखो ये 0 से ऊपर था तो किसमें आएगा? प्लस में, माइनस। अंतर निकालना है, माइनस करेंगे। नीचे कितना है? माइनस में 350 मीटर। तो अंतर कितना आ गया? -360, सॉरी +360 मीटर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अंतर कितना आ गया? 360 मीटर। आगे भी लिखेंगे नीचे उतरने की दर, नीचे उतरने की दर कितनी थी? 6 मीटर प्रति मिनट। कितनी थी? 6 मीटर प्रति मिनट। आगे लिखेंगे 360, अतः 360 मीटर नीचे उतरने में लगा समय, लगा समय। तो कुल अंतर कितना था? 360, एक मिनट में 6 मीटर नीचे उतरता है ना? तो यहां से काटोगे तो देखो 6 छंग 36 और 0 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर कितना होता है? 1 घंटा। यही आपका क्या है? यही आपका अभीष्ट हल है। ठीक, तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में आपकी प्रश्नवाली 1.3 के सभी प्रश्नों का हल बहुत अच्छे से जान लिया है और प्रश्नवाली का जो भी बेसिक था उसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूं पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।